बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है डिस्कस हम कर रहे हैं। उसके हमारे पोस्टुलेट्स 5 पोस्टुलेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कैलकुलेट की है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, या रेडियस when an electron present in nth orbital. Now we are moving to calculate energy of an electron in nth orbit. If electron is present in nth orbit, then what will be its energy? Energy is divided into two types: kinetic energy and potential energy. If concern about energy of an electron, देखिए बेटा, इसमें हमारे पास ये एक एटम है। एटम में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो एनर्जी होगी इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और उसके कंसर्न जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी। हमें कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी। तो पहले दो टाइप की एनर्जी देखेंगे, फिर टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब v जो है, पीछे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हाफ एम वेलोसिटी की वो वैल्यू z ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट n, इसका होल का स्क्वायर पुट कर दिया, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया, देखिए 1/8 m z स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर, e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एंड n नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1/8 m ई रेस टू पावर 4 n h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। मतलब ये वाली सारी जो वैल्यू हैं 1/8 m ई रेस टू पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये तो सारी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल क्या है? z एटॉमिक नंबर एंड n नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो इन ये सारी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये कैलकुलेट करने पे आती है 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। देन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कहा था? न्यूक्लियस पे चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। दो चार्ज पार्टिकल और दोनों मान लिए एट डिस्टेंस r है, q1 q2, एंड उनके बीच डिस्टेंस r है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r। अब इसमें q1 q2 जो चार्जेस हैं, देखिए क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो होता है -e, और q2 जो है ये चार्ज है न्यूक्लियस पे। अब न्यूक्लियस पे चार्ज की हम बात करें तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, इन पर चार्ज होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? z इंटू ई। ई मतलब हर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो z ई ये चार्ज हो गया ऑन न्यूक्लियस एंड r दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा, देखिए आपके पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट कर दी, रेडियस की जो निकाली थी, n स्क्वायर h के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z ई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? रेडियस की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -m z² e⁻⁴ 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर।
अब यहाँ क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, -2 अपॉन 8m z e रेज़ टू पावर 4 z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखिए अभी ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी m e रेज़ टू पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी 13.6 सॉरी। अच्छा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ये वेरिएबल है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बन गया 2 इंटू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल हमारे पास आई है -2 इंटू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और काइनेटिक है 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ऐड करने पर टोटल एनर्जी आ गई -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस तरह से आप टोटल एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कि प्रेजेंट हो nth ऑर्बिट में। यहाँ z क्या है? z है एटॉमिक नंबर और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी आप कह सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना है तो हाइड्रोजन का मतलब z की वैल्यू क्या हुई? z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगी, ठीक है, तो z स्क्वायर की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो फॉर हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी क्या आ गई? -13.6 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन हमारा, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल देन पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स टोटल एनर्जी इज 13.6, ठीक है। फॉर सेकेंड शेल n इक्वल्स टू 2, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, पुट n इक्वल्स टू 3 इट इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 4, पुट n इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आ जाएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये आपको याद रखनी है अलग अलग शेल में। देखिए हमारे पास ये है एक एटम, इस एटम में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल जो है इसमें एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड शेल में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ शेल में है -1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल की तरफ मूव कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ थी -13.6, यहाँ हो गई -8.5, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स आप कह सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। और आप जब आउटर साइड मूव करेंगे तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। मतलब इससे आप बाहर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अब मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कब होगी? मैक्सिमम एनर्जी तब होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखिए अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी जाए तो उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या है? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, डिवाइड में अगर इन्फिनिटी होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। मीन्स इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? 0। और वो कब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस हो गया। भैया आपने उसको एट इनफाइनाइट भेज दिया, मतलब न्यूक्लियस से फ्री हो गया। या हम इसी को कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या किसको कहते हैं? आयोनाइजेशन होना, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ नील बोहर ने कैलकुलेट की थी। तो नील बोहर के पोस्टुलेट्स हम कर रहे थे, हम एटॉमिक मॉडल बोहर कर रहे हैं। उसके बाद जो 6th पोस्टुलेट है नील बोहर का, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन
एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। अब देखिए बोहर के ही एक हमने और उसमें बात की थी पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेन और लूज एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा न तो एनर्जी लूज करेगा न एनर्जी गेन करेगा। तो अब यहाँ क्या कह रही है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज, मतलब वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। किस केस में? तो वो केस ये है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आपका लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप टू हायर एनर्जी लेवल, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, जिसे एक्साइटेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे आपके पास ये एक एटम है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका जो है फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी है -13.6। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो सेकेंड शेल में पहुंच जाए, तो वो जंप करेगा, थर्ड शेल में पहुंच जाए या फोर्थ शेल में। तो इफ़ इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी लेवल, या उसे हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, अगर लूज करता है तो इट रिसीड्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल, या इसे डी एक्साइटेशन कहते हैं। मतलब जितनी एनर्जी गेन करके वो यहाँ से यहाँ गया था, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है और बैक चलाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज या गेन करेगा, लेकिन तभी लूज या गेन करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है बेटे, मतलब अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी तरह की एनर्जी वो गेन नहीं करेगा न लूज करेगा। अब एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारा जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो है फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें एनर्जी दी इसको। अगर इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 3.4 सेकेंड शेल की एनर्जी है, मतलब अगर आप इसको फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इतनी देंगे कि ये थर्ड में शिफ्ट कर जाए, इतनी दें कि फोर्थ में शिफ्ट कर जाए, तो इस तरह से हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी इलेक्ट्रॉन को हम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट शेल में है, हमने उसको एनर्जी दी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ऐड करने पे कितनी आ रही है? देखिए 13.6 तो इसकी अपनी एनर्जी है, इसको हमने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड की, टोटल हो गया 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4.6 वाला तो यहाँ कोई शेल है ही नहीं, मतलब इस तरह की एनर्जी ये गेन नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी मान ली क्लास है, उस क्लास में हमने बेंच लगाई हुई है, फर्स्ट बेंच 90 वालों की है, सेकंड 80 वालों की, थर्ड रो जो है वो 70 वालों की है। तो अब बच्चों को पता है कि अगर 90% आएंगे तभी हम फर्स्ट में बैठ सकते हैं, अगर 75 आए तो हमें कहीं जगह नहीं मिलनी, 85 आए तो कहीं नहीं मिलनी, या तो हमारे 90 आने चाहिए या 80 आने चाहिए या 70 आने चाहिए, तभी हमें बेंच मिलेगी, अदरवाइज़ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो इतनी एनर्जी देनी है कि वो सेकंड तक पहुंच सके, उससे ऐसी आप देंगे अगर सेकंड में ना हो सके तो बीच वाली एनर्जी वो गेन नहीं करेगा, या थर्ड तक जाने के लिए एनर्जी देंगे तभी वो गेन करेगा। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, नील बोहर ने जो है इसके बाद एक बहुत काम की चीज़ नील बोहर ने बताई थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ये रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमने डिस्कस किया था जब फेलियर ऑफ रदरफोर्ड, तो मैंने आपको कहा था कि रदरफोर्ड जो है इनके फेल होने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया था,
सेकेंड रदरफोर्ड ने जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। स्पेक्ट्रम याद हो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हम लाइट को प्रिज्म पे डालते हैं और वो लाइट अलग अलग कलर में स्प्लिट कर जाती है तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम जो है हुआ क्या था कि अलग अलग गैस में, जैसे हाइड्रोजन गैस ने हमें तो कुछ कलर मिले कुछ नहीं मिले, मतलब 7 के 7 कलर नहीं मिले थे, या हमने नाइट्रोजन गैस यूज़ की तो उसमें कोई और कलर मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये चीज़ कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? रदरफोर्ड, नील बोहर ने ये एक्सप्लेन किया। नील बोहर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और उसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन टर्म ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या, जैसे हमारे पास मान लो कि ये जार है गैस का, इसमें एक कोई गैस फिल की है और इसको मैं यहाँ से हीट कर रहा हूँ। इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस एमिट होंगे और उस रेडिएशन को हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाया जाता है कि कुछ कलर के यहाँ पर बैंड्स मिलते हैं, कुछ कलर के नहीं मिलते। टोटल 7 कलर होते हैं रेडिएशन में, उसमें से कुछ। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी जो इसको सफिशिएंट होती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए, उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी रेडिएशंस हमें नहीं मिलती। लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं उसकी रेडिएशन हमें मिलती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ये गेन करते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और फर्स्ट से आ गया थर्ड में या फर्स्ट से आ गया फोर्थ में, तो वो वाली एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो रेडिएशन एमिट हो गई। इसलिए हम ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इसे कहते हैं डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं होते, सारे स्पेक्ट्रम नहीं मिलते हैं, कुछ जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है, लेकिन जो हायर एनर्जी ऑर्बिट से, जिसे हम एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं, वो स्टेट अनस्टेबल होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तुरंत रिटर्न आते हैं। जब वापस आते हैं तो उस टाइम पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट की थी, एब्जॉर्ब की थी, उसे रेडिएट करते हैं, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भी स्टेबल स्टेट होती है। तो किसी भी केस में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, और इसके लिए, ठीक है, जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल स्टेट पर रिटर्न बैक आते हैं और एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और उस रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, या उसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड, जैसे हमारे पास क्या कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम n equals to 2 n equals to 1 find the energy and wavelength of emitted radiation। क्या कहा है, an electron in hydrogen atom jump from n is equals to 2 to n is equals to 1 find the energy and wavelength of emitted radiation। अब देखिए हमारे पास ये एक एटम है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। जब आप फर्स्ट सेकेंड की बात करते हैं तो हम डेल्टा ई लिखते हैं, डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1, मतलब एनर्जी डिफरेंस। देखिए सीधी सी बात, मैंने आपसे क्या कहा था, मान लिया हमारा फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए फर्स्ट की, और सेकेंड का जो डिफरेंस होगा इतनी एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तभी वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, एंड E1 एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल। अब E2 क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, Z की वैल्यू 1 हो गई और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, En इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर Z की वैल्यू तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है,
अच्छा, सेकेंड शेल के लिए तो n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, N1 हो जाएगा, तो माइनस 13.6 डिवाइड बाय 4 प्लस 13.6 डिवाइड बाय 1, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएट करेगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1। अब ये जो एनर्जी हमें क्या निकालना था, एनर्जी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू क्या होती है 6.636 10 टू द पावर माइनस 34। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 10 टू द पावर 8। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब हमें वेवलेंथ निकालनी थी, तो ये क्या हो जाएगा एच सी अपॉन ई। H की वैल्यू पुट कर दी 6.636 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू 3 10 टू द पावर 8 और एनर्जी 10.2। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, इसको हमने कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके जो आ जाएगी ये आएगी वेवलेंथ। अब इसी की एक शॉर्टकट ये है कि आप देखिए, अगर हम भाई H और C दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आता है 12375। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दिए, तो आपका आंसर जो आएगा लैम्डा का वो आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12375 डिवाइड बाय 10.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप डायरेक्टली जो है इससे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बगैर आप कन्वर्जन किए हुए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में निकालना चाहते हैं, लेकिन बट कई बार पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, वो उसमें होती है आपका जूल्स में, तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी उस केस में। और अगर आपको डायरेक्टली निकालनी है तो आप जो है इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, किस उसमें आपने कैलकुलेट करनी है। दूसरा देखिए ये है एक छोटा सा फॉर्मूला कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा कहाँ से n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, तो उस केस में एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो यूज़ करना है हमने, डेल्टा ई। अभी उन्होंने क्या कहा, En2 माइनस En1 होगा। डेल्टा ई क्या था, एच सी अपॉन लैम्डा, En2 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया माइनस 13.6 N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 13.6 N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 13.6 जेड स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल लिया, तो एच सी अपॉन लैम्डा क्या आ गया, एच सी अपॉन लैम्डा आ गया 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब बोथ साइड हमने क्या किया, इसको एच सी अपॉन सॉरी जो आपका राइट हैंड साइड है एच सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एच सी और ये एच सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन लैम्डा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब ये N1 जो 13.6 अपॉन एच सी है ये होता है, इसको लिखते हैं R और इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये फाइनल फार्मूला बन गया आपका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। इसे कहते हैं रिडबर्ग इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग वेव लेंथ लैम्डा। अच्छा, R जो है यह था 13.6 अपॉन एच सी, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.09 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है बेटे।